वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मार्केट पंच पर। अगर आपने हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पे आपको बिगिनर्स के लिए बहुत सारे लर्निंग वीडियोस मिल जाएंगे जिनको देखकर सीखकर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी या ट्रेडिंग जर्नी को शॉर्ट कर सकते हो और एक सक्सेसफुल बना सकते हो। आज की वीडियो में हम आईपीओ के बारे में जितने भी क्वेश्चंस है और रिलेटेड डिटेल्स है उनको डिटेल में सीखने वाले हैं। पहला, क्या आईपीओ क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन होता है आईपीओ क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है कि आईपीओ में क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या आईपीओ की इश्यू प्राइस क्या होती है, उसमें लॉट साइज क्या होता है और हमें कितने मिनिमम शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहिए। करेक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें से इसके इशू साइज और लॉट साइज के अलावा भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो हमें जरूर चेक करनी चाहिए किसी भी आईपीओ में सब्सक्राइब करने से पहले। तो वो हम चीजों को डिटेल में सीखने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आईपीओ के रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस के डाउट्स या क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के मेन कंटेंट के बारे में। तो आईपीओ, तो सबसे पहले आईपीओ का मतलब क्या होता है। इनिशियल पब्लिक आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कोई कंपनी मार्केट में फर्स्ट टाइम जब मार्केट में आती है, अभी तक कोई लिस्टेड नहीं है कंपनी, जो अनलिस्टेड कंपनी जब फर्स्ट टाइम मार्केट में आती है तो वो आईपीओ लेके आती है, फर्स्ट टाइम पब्लिक के लिए एक ऑफर लेके आती है। तो वो आईपीओ तो आईपीओ लेके आती है। करेक्ट। तो वो उसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपको वो मार्केट में एज इट इज लाइक ऐसे आके सेल नहीं कर सकती। करेक्ट। कुछ रूल्स होते हैं सेबी नॉर्म्स, उसके अकॉर्डिंगली वो एक आईपीओ ड्राफ्ट करके लाते हैं और उसमें सारे माइनर टू माइनर और डिटेल्स उसमें रहते हैं और डॉक्यूमेंट और सेबी को फाइल करते हैं। सेबी वहां से उनको रिव्यू करता है एंड देन फिर वो उसको अप्रूव करता है, तभी वो आईपीओ आ सकता है मार्केट में लिस्टिंग के लिए, पब्लिक से पैसा उठाने के लिए आ सकता है। तो बेसिकली आईपीओ का अगर आप बोलोगे तो आईपीओ क्या होता है कि कभी कोई कंपनी जब फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रही है तो उसके लिए वो जो लेके आने के लिए एक वे होता है जिससे कि वो मार्केट से फंडिंग उठा सकती है। तो आज के वीडियो में हम आईपीओ की एबीसीडी सीखने वाले हैं, मतलब इन डिटेल जीरो से लेके एडवांस तक के लेवल को सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आईपीओ कितने टाइप का होता है। आईपीओ सबसे पहले होता है थ्री टाइप्स का हो सकता है। एक तो ऑफर फॉर सेल, प्योर ऑफर फॉर सेल हो सकता है। कुछ कंपनी ऑफर फॉर सेल क्या होता है, जब कोई प्रमोटर किसी कंपनी के पास जो ओनर है उसको हम प्रमोटर बोलते हैं। करेक्ट। जो प्रमोटर अगर कोई स्टेक सेल करके जाना चाहता है और कोई नई नई कंपनी नया कुछ ऑफर्स लेके नहीं आ रहा है, नया पब्लिक इशू शेयर्स इशू नहीं कर रहे, वो अपने शेयर्स को सेल करना चाहता है, तो हम उसको ओएफएस बोलते हैं। ऑफर फॉर सेल होता है। सेकंड होता है फ्रेश ऑफर। कंपनी कंपनी में प्रमोटर सेलिंग नहीं कर रहा है बट वो ये चाहता है कि मैं कुछ मुझे फंड्स उठाना है। करेक्ट। तो वो या तो फिर डेप्ट ले सकता है, लोन ले सकता है, या फिर क्या करते हैं फ्रेश इक्विटी जाहिर बनाते हैं और सेल करते हैं। तो मतलब बेसिकली क्या हो गया कि पहले 100 शेयर्स थे कंपनी के, वो 10 शेयर और लेके आएंगे और 10 शेयर मार्केट में लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए देंगे और 10 लोग सब्सक्राइब करेंगे, उनको जो पैसा मिलेगा उनसे फिर वो करेंगे। तो वो फ्रेश ऑफर बोलते हैं। और मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा कंबाइंड ऑफर ही मिलता है। तो कुछ प्रमोटर सेल करना चाहते हैं, इक्विटी सेल करते हैं उनका नए बिजनेस के लिए, एक्सपांशन के लिए, वो सब डिटेल्स में आपको मिल जाता है कि वो क्यों सेल करना चाहते हैं, क्यों ऑफर लेके आ रहे हैं, उसका गोल होता है एक आईपीओ का भी। करेक्ट। तो वो सब चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी। तो ओएफएस प्लस फ्रेश दोनों मतलब मिक्स रहता है। तो ये भी आपको डिटेल में आपको दिख जाता है कि क्या ये ओएफएस है या फिर फ्रेश ऑफर है। सो उसके बाद सबसे मेन कंटेंट होता है कि आईपीओ वर्सेस एफपीओ। जनरली कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम मार्केट में आती है, या हमेशा जब भी फर्स्ट टाइम आती है तो उसको आईपीओ लेके आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो फर्स्ट टाइम जो ऑफर लेके आती है वो आपका आईपीओ होता है। करेक्ट। तो फर्स्ट टाइम तो आईपीओ आता है। सेकंड टाइम सम टाइम कंपनीज क्या करती है कि फर्स्ट टाइम आईपीओ आ गया बट फिर से और प्रमोटर सेल करना चाहते हैं। करेक्ट। तो उस समय आपका एफपीओ लेके आते हैं। जनरली ये तब होता है कि जो सेबी का नॉर्म है कि प्रमोटर की होल्डिंग आपका 75% के नीचे होनी चाहिए आफ्टर कोई कंपनी लिस्ट होती है उसके 3 साल के बाद। करेक्ट। तो कंपनी अगर मान लो फर्स्ट टाइम ऑफर फॉर सेल लेके आई तो 10% का सेल किया, तो अभी भी प्रमोटर के पास 90% सेल है, स्टेक है। करेक्ट। तो अभी कंपनी को या तो ओपन मार्केट में जाकर सेल करना पड़ेगा, या फिर ब्लॉक डील के जरिए सेल करना पड़ेगा, या फिर तो नेक्स्ट ऑप्शन ये होता है एफपीओ। तो वो एक बार फिर से पब्लिक ऑफर लेके आती है जिसमें अट्रैक्टिव वैल्यू देते हैं, तो उससे क्या लोग उसको बाय करना पसंद करते हैं। तो इसको एफपीओ बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं। तो फॉरेन पब्लिक ऑफर रिसेंटली बहुत ही कम देखने को मिलता है, बट रिसेंटली आपको रुचि सोया के बारे में देखा होगा जिसका कि नाम अभी पतंजलि फूड्स बन गया है। बट हाँ, उसके लिए अभी रिसेंट इन टाइम में आया था एफपीओ। बट जनरली आपको आईपीओ ही मिलेगा, एफपीओ नहीं मिलता मार्केट में।
बट यहाँ दोनों का मतलब सेम होता है, सेम तरह की पैरामीटर्स होते हैं, आपको चेक करना चाहिए और सब कुछ करना चाहिए। तो आप एफपीओ कंसिडर करो या आईपीओ कंसिडर करो, दोनों के लिए सेम फंडामेंटल्स होते हैं। नेक्स्ट होता है आईपीओ कैटेगरी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, इसमें से हमें पता चलता है कि इस आईपीओ की कितनी रिस्क है और कौन से कैटेगरी में और कितना मिनिमम अमाउंट मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें दो तरह की कैटेगरीज होती है, एक होता है एसएमई आईपीओ, एक होता है मेन बोर्ड आईपीओ। मेन बोर्ड आईपीओ मतलब आप सोच सकते हो कि जो भी मेन कंपनीज होती है उसके लिए आता है। तो इसमें हमारे पास जो अच्छी अच्छी कंपनीज होती है, जो आप बोल सकते हो मिड कैप कैटेगरी या फिर लार्ज कैप कैटेगरी, या फिर आप स्मॉल कैप भी बोल सकते हो, वो कैटेगरी की कंपनीज आती है। बट हाँ, यहाँ पे हमको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और हम उसको डिटेल में देखने वाले कितना इन्वेस्टमेंट करना है। बट हाँ, वहाँ पे मिनिमम ये होता है। एसएमई आईपीओ जनरली बहुत ही माइक्रो कैप कंपनीज के लिए होता है और इसमें हमारे पास बहुत ही मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है मेन बोर्ड के हिसाब से। बट हाँ, ये स्मॉल कैप इंडेक्स के बिलोंग करते हैं, तो इसको एसएमई आईपीओ बोलते हैं। अभी सबसे बड़ी बात है, हम डिटेल में देख लेते हैं कि आईपीओ का अगर जब कोई कंपनी लेके आती है तो वो किस तरह से दिखता है, क्या क्या वैल्यूज हमको चेक करनी चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा है कि हमें स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स का रिसेंटली जो आईपीओ आया था मई में, उसके बारे में किस तरह से डिटेल दिखाती है। तो मैं इसमें से दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या चीजें हैं और जो कि आप इसमें देखना जरूरी होता है। सबसे पहली बात होती है आईपीओ डेट्स। तो इस बेसिकली कहने का मतलब ये होता है कि ये जो जनरल पब्लिक के लिए जो आईपीओ खुलेगा, जब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप सब्सक्राइब करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो इस डेट रेंज के बीच में कर सकते हो। तो 11 मई को आपको 10 o'clock जो डेट होता है स्टार्टिंग डेट का, 10 o'clock आपका, उसके बाद आप आईपीओ एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो और वो आपको अप टू 13th के 5 PM तक सबमिट कर सकते हो। और इस आईपीओ के लिए ऐसा था, करेक्ट। नेक्स्ट था फेस वैल्यू। फेस वैल्यू एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है जो कि आपको बहुत सारी कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। बट हाँ, अगर आप आम भाषा में देखते हो या बिगिनर्स के लिए अगर ऐसा सोचते हो तो इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता है कि भाई इसके हिसाब से मुझे कुछ वैल्यू में इम्पैक्ट होगा या फिर नहीं होगा, वैल्यूएशन में नहीं होता। बट हाँ, ये काफी सारे अदर पैरामीटर्स कैलकुलेट करने में होता है, तो इसका भी एक सिग्निफिकेंस है। बट हाँ, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस बैंड। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये लोअर वैल्यू होती है और एक हाई वैल्यू होती है, तो ये लोअर बैंड बोलते हैं इसको, और इसको वाले को अपर बैंड बोलते हैं। तो 310 आपका लोअर बैंड हो गया और 326 अपर बैंड हो गया। तो इसके बीच में क्या होता है, कंपनी जब भी कोई आईपीओ लेके आती है तो इसमें फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स अलोकेट करते हैं। जैसे लाइक 310 पे आपको, जैसे मान लो 100 शेयर्स आपको ऑफर फॉर सेल कर रहे हैं, यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे तो 50 लाख शेयर्स कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये हो सकता है कि 5 लाख इसके लिए दिए, फिर 11 के लिए कुछ दिए, 12 के लिए, इस तरह से आपके हर प्राइस जो बैंड के बीच में जितनी प्राइस होती है उनके ऊपर ये लोग अलोकेट करते हैं। तो बट जनरली क्या होता है कि जब कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो वो कट ऑफ प्राइस पे हो जाता है। कट ऑफ प्राइस मीन लाइक अपर बैंड पे, तो 326 अपर बैंड है। तो जनरली हम लोग उसी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं कि जिसमें हमको रिटर्न मिले, करेक्ट। तो जब आईपीओ सब्सक्राइब हो जाएगा, अच्छा होगा, ओवर सब्सक्राइब हो गया है, तभी हम इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो हम जनरली कट ऑफ प्राइस पे ही फोकस करते हैं। तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि अगर आप कट ऑफ प्राइस के हिसाब से लिया तो आपको 326 पर शेयर के हिसाब से देना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट है आईपीओ लॉट साइज। यस, तो आईपीओ में आप ऐसा है कि आप एक शेयर, दो शेयर इस हिसाब से बाय नहीं कर सकते हो या इस तरह हिसाब से सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो। आपको मिनिमम शेयर्स के हिसाब से बाय करना पड़ता है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं लॉट साइज। तो यहाँ पे 46 शेयर, तो आपको मिनिमम 46 शेयर्स या फिर उसके मल्टीपल्स में बाय करने पड़ेंगे। अगर मान लो अगर बात करें तो 46 अदरवाइज 92, इस हिसाब से शेयर के लिए आपको बाय करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ना कि 1 शेयर 2 शेयर, ऐसा नहीं होता है। तो ये सबसे सीनियर होता है। तो बेसिकली अगर आप कट ऑफ प्राइस के हिसाब से देखते हो तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 326 इंटू 46, जितना रुपीज आता है उतना आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अगर आपको या फिर आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए उसको आईपीओ को सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं कि किस कैसे कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और कितना हमें इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है इश्यू साइज। तो यहाँ पे दिखाता है कि इश्यू साइज क्या है, कितना है, करेक्ट। तो देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 50,74,100 शेयर्स है और ₹10, मतलब 10 मतलब ये फेस वैल्यू का बात करते हैं, ये प्राइस नहीं, फेस वैल्यू का, करेक्ट। सो इनका वैल्यू एग्रीगेट हो रहा है 165 करोड़। ये इश्यू साइज है, टोटल साइज है इसकी, एक्चुअली उठाना चाहता है मार्केट से 165। अगर ये फ्रेश इशू मतलब ये नए शेयर्स, करेक्ट, प्रमोटर यहाँ पे सेलिंग नहीं कर रहा है, बट 165 करोड़ मार्केट से उठा रहा है, इसका मतलब, करेक्ट। अगर मान लो यहाँ पे इशू साइज 750 होता और फ्रेश इशू साइज अगर मान लो 25 होता, तो 25 ओएफएस है, मतलब ऑफर फॉर सेल है, करेक्ट। तो यहाँ पे एक और लाइन होती है, जनरली आप देख सकते हो कभी कुछ कुछ आईपीओ में मिलेगी आपको, यहाँ पे ओएफएस मिलेगा, बट तो उसका मतलब होता है कि 50
25 लाख वो शेयर सेल कर रहे हैं और 25 लाख वो बाय कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फ्रेश साइज इशू ही है, करेक्ट, जो दोनों को मैच कर रही है। इसका मतलब कंपनी कोई प्रमोटर यहाँ पे स्टैक सेल नहीं कर रहे, जस्ट वो 165 करोड़ मार्केट से उठाना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है इशू टाइप। क्या है? बुक बिल्डिंग ही होता है जनरली, आपको देखोगे तो बुक बिल्डिंग ही मिलेगा, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। जनरली फिगर्स, हमारे फिगर्स मैक्सिमम ऊपर कर दें। हाँ, ये लिस्ट कहाँ पे होने वाला है? समटाइम यहाँ पे बीएससी ही लिखा रहता है, ये तो भी बीएससी एनएससी है, तो इसका मतलब बीएससी पे भी लिस्ट होगा और एनएससी पे भी लिस्ट होगा। बट हाँ, समटाइम ये यहाँ पे बीएससी रहता है, समटाइम एनएससी रहता है, उसका मतलब वो एनएससी पे लिस्ट होगा या फिर बीएससी पे लिस्ट होगा, अभी दोनों के लिए हो रहा है। ओके, क्यूआईबी मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लाइक एलआईसी, म्यूचुअल फंड्स, हाउसेस, जो ब्रोकरिंग हाउसेस है, वो सब कितना उनके लिए कितने शेयर्स है? नॉट मोर देन 50%। सो मतलब जो 50 लाख शेयर्स है, उनसे 50% से ज्यादा शेयर्स उनके लिए एलोकेट नहीं हो सकते, चाहे वो कितना भी सब्सक्राइब करे, उनमें से ही मिलने वाला है। अगर ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा तो लॉटरी सिस्टम होगा, हम उसको बाद में डिटेल में देखने वाले हैं। बट हाँ, इस तरह से रिजर्व हो रहा है, मतलब इनके कितने शेयर्स उनके पास रिजर्व है। रिटेल के लिए आपके पास 35%, नॉट लेस देन, मतलब 35% से नीचे नहीं जाएगा, 35% मिनिमम इन्होंने रिजर्व करके रखा है रिटेल्स के लिए। और एचएनआई, मतलब एचएनआई बोल सकते हो या फिर एनआईआई बोल सकते हो, इनका मतलब होता है कि वो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर नहीं है, बट वो 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये भी देख सकते हैं 2 लाख कैसे आता है, तो 2 लाख के बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि कोई इंडिविजुअल लेवल जो 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है, तो वो एनआई कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। यस, क्या ये क्यों हमें इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आप कोई भी आईपीओ जब सब्सक्राइब करते हो, तब आपको या तो रिटेल में कैटेगरी में या एचएनआई में सेलेक्ट करते हो कि आप अगर 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करते हो, तो आपको एचएनआई सेलेक्ट करना पड़ेगा या फिर आपको रिटेल करना पड़ेगा, अगर आप 2 लाख से कम में कम के शेयर सब्सक्राइब करना चाहते हो। क्यूआईबी सिर्फ ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल के लिए है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंपनी के प्रोमोटर्स कौन से हैं। तो जनरली अगर आप आईपीओ उसको बाई कर रहे हो, तो ये सारे पैरामीटर्स आप चेक कर सकते हो। इससे आपको पता चलता है कि कंपनी कौन से प्राइस बैंड पे आ रही है, मुझे कितना इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा, कितने शेयर्स आ रही है, क्या ये स्टेक सेल हो रहा है या फिर नए इश्यूज लेके आ रहे हैं। तो ये सब चीजें आपको मिल जाती है, और रिटेल के लिए कितना पोर्शन है। तो इसमें और सबसे बड़ी बात, प्रोमोटर्स कैसे हैं, वो भी आप यहाँ पे जाके गूगल से इनके बारे में रिसर्च कर सकते हो। नेक्स्ट होता है कि इवेंट, ये अभी ये तो आपको डिटेल हो गया कि अब 13, ये 11 को ओपन होगा, जैसे कि हमने बोला 10 ओ क्लॉक ओपन हो जाएगा, 13 को 5 ओ क्लॉक पे क्लोज हो जाएगा। अलर्टमेंट कब आपको मिलेगा? तो ये आपको एक 19 को आपको पता चलेगा कि आपको अलर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपको नहीं हुआ है तो आपका रिफंड्स आ जाएंगे, 20 तारीख को स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और 23 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में बाय इवनिंग आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आपको सब्सक्राइब मिला है, अगर आपको शेयर्स अलोकेट हुए हैं, तो आपको 23 को मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और 24 को ये 10 ओ क्लॉक लिस्टिंग होती है। तो यस, मार्केट हमारा कभी भी 9:15 को खुलता है, करेक्ट, बट 9:15 के बाद प्री सेटलमेंट होता है किसी भी तो आईपीओ के लिए 9:15 के बाद प्री सेटलमेंट होता है, जो कि आपका 10 बजे तक चलता है, 9:45 तक चलता है, और 10 बजे आपका लिस्ट होता है, करेक्ट। सो 10 बजे इसकी लिस्टिंग होगी 24 तारीख को। ओके, तो आपको मिनिमम, जैसे मैंने बोला था कि 2 लाख रुपए अगर आपको रिटेल कैटेगरी में हो तो कितना कर सकते हो? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अप टू 13 स्लॉट्स। 13 मतलब स्लॉट्स करोगे तो आपको 598 शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये 46 के मल्टीपल्स में ही चलते हैं, तो इसका वैल्यू होगा 194। तो रिटेल कैटेगरी के लिए सेबी का रूल है कि आप 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, सब्सक्राइब नहीं कर सकते हो। तो अगर आप मिनिमम एलोकेट करना चाहते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली 15,000। तो अगर आप मेन बोर्ड जो आईपीओ आएंगे, ये मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में हम जो भी स्लाइड्स है वो मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में है, करेक्ट। तो जब भी आप मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, तो आपको 14 से 15 के रेंज, 14,000 से लेके 15,000 के रेंज में आपको 1 लॉट की प्राइस मिलेगी, और मैक्सिमम आपको 2 लाख रुपए तक रहेगा। तो इसमें अभी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो ये आपको एक की टेक अवे रहता है कि अगर आप, जब ये आईपीओ आ जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग कितनी रहेगी? जो प्री इश्यू 64% है, वो पोस्ट इश्यू 48% हो जाएगी। जनरली कभी भी जब आप बड़ी कंपनीज में या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हो, तो कंपनी के प्रमोटर के पास कंट्रोलिंग स्टैक होना चाहिए, 51% जिसको बोलते हैं होना चाहिए। यहाँ पे 48% पे जा रहे हैं, तो ये थोड़ा अच्छा साइन नहीं होता है। इस तरह से आप थोड़ी चीजें, हर चीज टेक आउट को लेकर जा सकते हो। अगर ये एसएमई आईपीओ होता, अभी हम मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में देख रहे थे, करेक्ट। अगर ये एसएमई आईपीओ होता तो सेम, अब वहाँ पे एक लॉट होगा और उसकी शेयर्स, जैसे मान लो
तो शेयर्स होंगे, करेक्ट। तो मिनिमम वहां पे आपको 2 लाख रुपीज के आसपास इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। जो इतना मैक्सिमम है उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इसलिए जनरली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, 1 लाख से 2 लाख के बीच में होता है। जनरली मैं एसएमईज आईपीओ को प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मुझे काफी लिक्विडेट नहीं होते हैं। क्योंकि ये बड़े आईपीओ आएंगे तो वो काफी बड़े लिक्विड होंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो वीनस के लिए ये 165,000 करोड़ का है, 165 करोड़ का है, करेक्ट। जनरली वो आईपीओ जो एसएमई के आईपीओ आएंगे वो 1 या 2 करोड़ या 10 करोड़ या 20 करोड़ के आईपीओ रहेंगे, तो काफी छोटे रहते हैं, करेक्ट। तो वो चीजें भी होती है, तो लिक्विडिटी का इश्यू रहता है। अभी आप देख सकते हो शेयर ऑफर्ड कि कौन से कैटेगरी में कितने शेयर्स रिजर्व हैं। तो इंस्टीट्यूशनल के लिए 28% की शेयर करके रखा है इन्होंने, होल्ड मतलब करके रखा है 33 करोड़ का, और ये आपका इतना है, करेक्ट। तो ये इतनी सारी कैटेगरीज के लिए इन्होंने रिजर्व करके रखा है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हो कि कितना आईपीओ कितना इसके पैसा मिलने वाले हैं हर कैटेगरीज के साथ। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये तो हमने देख लिया कि नंबर्स के बारे में, कि कितने नंबर्स होते हैं, इशू प्राइस क्या होता है, बैंड बैंड कहाँ मिलता है, और क्या कितने शेयर्स हमको कितना रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा मिनिमम, करेक्ट। सो क्या आईपीओ और एफपीओ रिस्की है? यस, मार्केट में कोई भी चीज है वो रिस्की होती है, करेक्ट। बट आईपीओ थोड़े कभी कभी ज्यादा रिस्की हो जाते हैं, क्योंकि आप उनके बारे में देख नहीं, पता नहीं है कि वो मार्केट में उनका मैनेजमेंट ज्यादा इतना डिटेल से नहीं रहता है, करेक्ट। तो आपके वो भी इश्यू होता है। और मार्केट हमेशा आपका वन वे ऊपर या वन वे नीचे नहीं जाता है, करेक्ट। तो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। उन अप्स एंड डाउन को मार्केट के जो नई कंपनी आ रही है, आईपीओ एक्चुअली नई कंपनी है, करेक्ट, मार्केट के लिए उनको कैसे हैंडल करेगी, उन सब चीजों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जनरली आईपीओ थोड़ा रिस्की कैटेगरीज में कंसिडर होता है। और काफी टाइम क्या होता है ना, वो वैल्यूएशंस लेके आते हैं, वो काफी महंगे वैल्यूएशंस लेके आते हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। तो आप वहां पे जाके देख सकते हो कि वैल्यूएशंस क्या होते हैं। तो काफी महंगे वैल्यूएशन लेके आते हैं, तो वो ज्यादा रिस्की हो जाते हैं हमारे लिए। तो इसलिए आप कोई भी मार्केट में कोई भी चीज करते हो, आप चाहे आईपीओ लो, चाहे इक्विटी इन्वेस्ट करो, चाहे म्यूचुअल फंड करो, हमेशा रिस्क एसोसिएट होती है। तो आपको रिस्क पहले एनालिसिस करना चाहिए, करेक्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज जीएमपी। जीएमपी मतलब होता है ग्रे मार्केट प्राइस। तो ये अनऑफिशियल होता है कि मान लो कोई भी शेयर आपका लिस्ट होगा, तो कितने भी लिस्ट होगा, आपको जीएमपी एक जनरली आइडिया दे देता है, करेक्ट। तो जनरली क्या होता है कि मान लो आपका 15,000 आपने इन्वेस्टमेंट किया, इसके हिसाब से इस विनर्स के हिसाब से आपने 14,996 किया, मतलब 15,000 रफली पकड़ लीजिए। तो जीएमपी आपको ये दिखाता है कि पर शेयर में उस पर कितना प्रीमियम मिलेगा, मतलब लिस्ट होने पे कितने प्लस वैल्यू पे लिस्ट हो सकता है या माइनस वैल्यू पे लिस्ट हो सकता है, करेक्ट। तो मान लो का 100 रुपए का शेयर है, और वो एक जीएमपी दिखा रहा है प्लस में 20 रुपए दिखा रहा है, तो 20% प्लस में लिस्ट हो सकता है, तो 120 रुपए में लिस्ट हो सकता है। तो इससे आइडिया मिलता है कि हाँ, जितना अच्छा जीएमपी होगा उसके हिसाब से हम उसको सब्सक्राइब करने में हमें थोड़ी रिस्क कम लगेगा। इट इज नॉट ट्रू, क्योंकि समटाइम क्या होता है कि आईपीओ की क्लोजिंग डेट पे हमको सब्सक्राइब करना पड़ता है, करेक्ट, 13 पे, और लिस्ट कब होगा 24 पे। उसके पीछे मार्केट में बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे न्यूज आ जाते हैं, तो जीएमपी हमेशा कम हो जाता है, कभी कभी बढ़ जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। तो ये जीएमपी सिर्फ आपको इंडिकेशन देता है उस दिन पे कितना प्राइस चल रहा है, ग्रे मार्केट में क्या प्रीमियम चल रहा है, करेक्ट, अनऑफिशियल मार्केट में, तो वो आपको दिखा देता है। बट हाँ, इससे हमको एक टेक अवे ले सकते हैं कि हाँ, अगर मुझे लगा कि मेरा आईपीओ बहुत अच्छा चल रहा है, आईपीओ मुझे बहुत पसंद है, इसका वैल्यूएशंस मैंने रीड कर दिया, सब कुछ देख लिया, मुझे प्राइस बैंड में ठीक है, प्रमोटर्स भी अच्छे लग रहे हैं, तो मैं उसका जीएमपी भी देख के कर सकता हूँ कि हाँ, मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ यार, ये अच्छा आईपीओ हो सकता है, ग्रे मार्केट भी इसको थम्स अप दे रहा है, तो उस तरह से मैं कंसिडर कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो के हिसाब से मैं शॉर्ट करने के हिसाब से मैं यहाँ पे इसको छोटा कर रहा हूँ। ओके, एक चीज और है कि आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो इसको शॉर्ट करेंगे हम। फाइनेंशियल पहले एक बार फाइनेंशियल चेक कर लेते हैं, बाकी इन डिटेल एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में एक होता है कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी, तो आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं कि हम क्या 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 चीजें डिटेल हमें कब हमको सब्सक्राइब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। उससे पहले हम क्विक चेक कर लेते हैं कि फाइनेंशियल्स क्या होता है। यस, आपके पास जो आईपीओस लेके आती है वो सारा डिटेल में देती है कि लास्ट 3 इयर्स में, 4 इयर्स में हमारे रिवेन्यूज कैसे थे, हमारा प्रॉफिट कैसा था, तो इसका क्लोज वॉच करना चाहिए हमेशा। तो देखो, अगर आप इस कंपनी के लिए बात करते हैं, तो मार्च 2019 में इनके पास 37 करोड़ का प्रॉफिट था, करेक्ट, रुपीज इन मिलियंस है, करेक्ट। तो थ्री करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 4 करोड़ का हुआ, करेक्ट, फिर 23 करोड़ का हो गया, करेक्ट, फिर उसके बाद 23 करोड़ का हो गया। तो आप, तो मतलब लास्ट पहले 19-20 में कम था, ठीक है, बीच 20 में हम देख सकते हैं कि तब कोविड का टाइम था, तो इसके लिए इनके मार्जिन इम्पैक्ट हुए होंगे। बट हाँ, लास्ट 2 इयर्स में इन्होंने काफी अच्छा किया है, करेक्ट। ये तो आपका दिसंबर ही है, करेक्ट, फर्स्ट 6 मंथ में ही 235 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो कंपनी काफी ग्रो कर रही है। इनका रिवेन्यूज देखोगे तो आप रिवेन्यू देखिए, जो लास्ट ईयर का 31 करोड़ था, 31 करोड़ था, वो बढ़ के 27 करोड़
फर्स्ट 6 मंथ का ही हो गया। इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो कि यस कंपनी राइट ट्रैक पे। हमेशा एक बात याद रखना, थंब रूल, कभी भी लॉस मेकिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से बचिए, क्योंकि वो कंपनी जब प्रॉफिट ही नहीं करेगी, बेसिक रूल है कि कंपनी अगर आप प्रॉफिट नहीं करेगी तो आपको क्या प्रॉफिट कमा के देगी, करेक्ट। कंपनी खुद के लिए तो कमाए, फिर आपको प्रॉफिट करके देगी। तो ये एक थंब रूल है जिसको कि मैं जनरली फॉलो करता हूँ कि लॉस मेकिंग कंपनी में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ मैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कब हमको सब्सक्राइब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।